माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत का क्लास दे रहा हूं। इस आधुनिक भारत में दोस्तों हमने लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अंतिम टॉपिक जिसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों हमने सबसे पहले क्षेत्रीय स्तर पर कुछ संगठनों की स्थापना की बात की। कल हम लोगों ने देखा कि कैसे भारत में कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में मुंबई में, और उसके बाद से वहां से कैसे आगे बढ़ते हैं और 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कैसे की जाती है, जहां पे हमने बताया था कि बंगाल विभाजन की बात करजन के समय में की गई थी, लेकिन विभाजन किया गया था मिंटो के समय में। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। प्रस्ताव 20 जुलाई 1905 ईस्वी को करजन के समय में प्रस्ताव तो जरूर आया था, लेकिन विभाजन हुआ था किसके समय में, तो लॉर्ड मिंटो के समय में विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण की गई थी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। दोस्तों उसके बाद हमने पढ़ा था 1905 तक पढ़ करके हम लोग रुक गए थे। आज की वीडियो में दोस्तों आज मैं आप लोगों को 1905 से आगे पढ़ाने जा रहा हूं, जहां पे अंग्रेजों ने एक बहुत ही घृणित काम किया, हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग की स्थापना का सपोर्ट किया। तो आज हम लोग मुस्लिम लीग की बात करेंगे। अब ये 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1908 ईस्वी में आगा खां को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। वे इस पद पर 1913 ईस्वी तक बने रहे। सिंपल सा दोस्तों सवाल आपका पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखिएगा 1906 ईस्वी में। डेट अगर याद रहे तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में हुआ था। ठीक है, उसका नेतृत्व आगा खां को दिया गया था। अब दोस्तों आगे आ रहा है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताफ हुसैन थे तथा नवाब सलीमुल्लाह खां इसके संस्थापक माने जाते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा को बढ़ाना था, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा फैलाना था। किसका उद्देश्य? अंग्रेजों का। यानी अंग्रेजों ने भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना करवाने का जो प्रयास किया कुछ मुस्लिम नेताओं को लेकर के, उनका यही उद्देश्य था कि हम क्या करेंगे, मुसलमानों को अपनी तरफ करेंगे, अपने अंदर निष्ठा पैदा करेंगे, राजनीतिक अधिकारों की उनकी रक्षा करेंगे, जो भारत नहीं कर पा रहा यानी हिंदू नहीं कर पा रहे, जो सरासरी गलत था। और राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसके प्रति उनके दिमाग में नफरत पैदा करना कि जो कांग्रेस है वो तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही है, ताकि जो बंगाल का जो राष्ट्रवाद जो फैल रहा था, उद्देश्य तो यही था ना कि बंगाल में जो राष्ट्रीयता चेतना जो विकसित हो रही थी, इस राष्ट्रीय चेतना को कैसे जल्दी से जल्दी तोड़ा जाए, इस चैन को कैसे तोड़ा जाए, ये अंग्रेजों के दिमाग में चल रही थी। और इसीलिए उन्होंने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई हिंदुस्तान में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907। ये क्वेश्चन पिछली बार दिल्ली पुलिस में पूछा भी था कि कांग्रेस का 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो सूरत में हुआ था। ठीक है दोस्तों, सूरत अधिवेशन में गरम पंथियों ने लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने पर जोर दिया। गरम पंथी जो थे वो चाहते थे कि सूरत में लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि नरम पंथियों ने रास बिहारी घोष को बनाने की बात कही, लेकिन नरम पंथियों ने किसी भी समझौते को नहीं माना। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बन गए। अंत तक कांग्रेस विभाजित हो गई। इसी बात को लेकर के कांग्रेस में विभाजन हो गया। यानी पूछा जाए कि कांग्रेस के विभाजन का मूल कारण क्या था जी, तो अध्यक्ष पद को लेकर के 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई, जिसके बाद जो गरम दल की जो लोग थे उनको कांग्रेस से कुछ समय के लिए यानी 8 वर्षों के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया और पुनः 1916 ईस्वी में उन्हें शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि अंततः कांग्रेस विभाजित हो गई। गरम पंथियों को कांग्रेस से 8 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए दोस्तों, 8 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया। क्लियर हो गया। तो अब हमने यहाँ पे 1905 में बंगाल विभाजन को देखा,
1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना को देखा। 1907 में हमने ये देखा कि कैसे कांग्रेस का विभाजन हुआ। और दोस्तों 1908 में आगे हम बताएंगे आपको कि 1908 में ही तिलक पर देशद्रोह का मुकदमा चला करके आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें मांडले जेल की सजा दे दी गई थी और वहां पर वो 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया था 1908 में। इस प्रकार दोस्तों जो भारत में गर्म दल का एक बहुत बड़ा नेतृत्व करता थे वो जेल चले गए। ठीक है दोस्तों, 3 लोग थे, लाल बाल पाल, तो बाल गंगाधर तिलक को जेल भेज दिया गया। बिपिन चंद्र पाल यहाँ से राजनीति से संन्यास ले लिए और वो मद्रास चले गए। वहां जाकर के अरविंदे नामक एक आश्रम बनाकर वहीं पर रहने लगे। और बच गए लाला लाजपत राय, उन्होंने भी कुछ समय के लिए राजनीति से बिल्कुल अस्थिर हो गए थे। और इस प्रकार जो कहा जाए कि गर्म दल का पूरी तरह से अंत हो गया। कब? 1907 में, कुछ समय के लिए। फिर जब तिलक निकल करके आते हैं तो फिर आगे की प्रक्रिया द्वितीय चरण हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आता है 8 की कहानी कंप्लीट हो गई। अब 9 की बात करते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था। हालांकि इसका नाम था भारत शासन अधिनियम, जो हमने आपको डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा रखा है, भारत के संवैधानिक विकास में। ये कहने के लिए था केवल इसका नाम सुधार, ये सुधार नहीं था, भारत में एक फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति थी, जो 1907 में सूरत में कांग्रेस के विभाजन का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश सरकार ने भी बांटो और राज करो की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने गर्मपंथी राष्ट्रवादियों का दमन किया, दमन तो हो ही गया, तीनों के तीनों चले गए, तथा नरमपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने एवं मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान करने के लिए उन्होंने 1909 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम के रूप में सुधारों की घोषणा की। जो सुधार नहीं था, भारत में फूट डालो और राज करो यानी बांटो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपना लिया था। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। अब आता है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध और होम रूल लीग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत आपको पता होगा दोस्तों 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। तो कह रहा है कि आयरलैंड में चले होम रूल आंदोलन के तर्ज पर 2 होम रूल लीगों की स्थापना भी भारत में की गई। एक होम रूल लीग का नेतृत्व तिलक ने संभाला, जबकि दूसरे लीग का नेतृत्व एनी बेसेंट के हाथों में गया। ठीक, भारत में 2 होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत 1916 में हुई थी। एक का तिलक नेतृत्व कर रहे थे तो दूसरा एनी बेसेंट नेतृत्व कर रही थी। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बेपिस्टा तथा सचिव N.C. केलर थे। तिलक के लीग का कार्यक्षेत्र मुंबई को छोड़कर पूरा महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, कर्नाटक तथा बरार था। उन्होंने मराठा एवं केसरी के माध्यम से अपना प्रचार किया। 2 पत्रिका निकाला था बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों याद रखना, ये पत्रिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार SSC और दिल्ली पुलिस में एग्जाम में पूछा गया है कि तिलक ने कौन सी पत्रिका निकाला था अपनी उस समय जब वो होम रूल लोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो एक मराठा और एक केसरी 2 पत्रिकाएं थी। एनी बेसेंट ने अपनी लीग की स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी में की थी, यानी पहले तिलक ने भी बाद में इन्होंने किया था। इनके कार्य क्षेत्र तिलक के क्षेत्र को छोड़कर पूरा भारत था। जितना जितना तिलक का था वो छोड़ दिया जाए तो पूरा भारत इनका क्षेत्र था। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। इसका मतलब होम रूल लीग का एनी बेसेंट वाला। बाद में इसे मद्रास स्थानांतरित कर दिया गया। इन्होंने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया और कॉमन बिल, साप्ताहिक पत्र था, कॉमन बिल के माध्यम से प्रचार किया। अब देखिए, उन्होंने मराठा और केसरी के माध्यम से प्रचार किया, इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमन बिल के माध्यम से प्रचार किया, लेकिन इसमें सर्वाधिक सफलता न्यू इंडिया को ही मिली। ठीक है दोस्तों, सरकार की दमनात्मक कार्रवाई, एनी बेसेंट की गिरफ्तारी और तिलक द्वारा इंग्लैंड चले जाना। इसी दौरान ना एक व्यक्ति था अंग्रेज अधिकारी जो तिलक को भारतीय राजनीति का अशांति का दूत बोल दिया, अशांति का दूत कहकर के संबोधित किया। उसी पर केस करने के लिए यहाँ से तिलक कहाँ चले गए? लंदन चले गए मानहानि का केस करने के लिए। और इधर दमनात्मक नीति अपना करके एनी बेसेंट को सिपाहियों ने, अंग्रेजों ने पकड़ लिया और होम रूल लीग आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो गया। 1917 में एनी बेसेंट एवं उसके 2 सहयोगी अरुंडेल तथा V.P. वाडिया को नजरबंद कर दिया गया। इसके विरोध में S. सुब्रमण्य अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया के सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। ये बहुत अलग सवाल एक पूछा जाता है दोस्तों। अब आ रहा है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये एक ऐतिहासिक अधिवेशन कहा जाता है, इसको अक्सर कहा जाता है
दो अधिवेशन को ऐतिहासिक माना था, एक 1916 का लखनऊ अधिवेशन और एक 1929 का लाहौर अधिवेशन, जहां पे हमने पूर्ण स्वराज की बात की थी रावी नदी के तट पर। तो दो अधिवेशन दोस्तों याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कह रहा है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इसमें दो काम हुए यहाँ पर, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मानता है। एक तो जो अभी हमने पढ़ा कि 1907 में जो कांग्रेस के गरम दल के लोगों को 8 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया था, उन्हें पुनः लखनऊ के अधिवेशन में बुलाया गया और उन्हें भारत कांग्रेस का अंग बना लिया गया, यानी वो फिर से शामिल हो गए। दूसरा कि मुस्लिम लीग भी यहाँ पे अभी तक आते आते चीज़ों को समझ गई थी और उसी मंच पर आकर अपना अधिवेशन उन्होंने भी करना स्वीकार किया, इसलिए ये ऐतिहासिक माना जाता है। कह रहा है दोस्तों कि 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उदारवादी नेता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कह रहा है कि लखनऊ अधिवेशन में दो ऐतिहासिक महत्व की घटनाएं हुई, मैंने अभी पहले चर्चा किया था। पहली यह कि उग्रवादी जिन्हें पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, उनका तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ। और दूसरी घटना तिलक और जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता था, जो बाद के वर्षों में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रमुख कारण बन गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दो चीजों के लिए आता है, एक पाला कि दोनों व्यक्ति मिल गए और फिर दोनों गरम दल और नरम दल दोनों एक साथ मिल गया, फिर हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ समझौता करना पड़ा यहाँ पे। अब दोस्तों आता है क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण, हमने तो इधर पढ़ा था। अब क्रांतिकारियों का चरण देखते हैं हम लोग। कहते हैं कि भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद के उदय के कई कारण थे। ये लोग कांग्रेस के उदारवादी चरण की असफलता से व्यक्तिगत रूप से परेशान थे। इन्हें उदारवादियों के अपीलों, प्रेरणाओं एवं शांतिपूर्ण संघर्षों में विश्वास नहीं था। दूसरी ओर सरकारी प्रतिक्रियावादी दमन नीति ने उन्हें निराश कर दिया था। अतः उन्हें यह विश्वास हो गया कि इस साम्राज्य को केवल पश्चिमी हिंसक साधनों द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यानी हिंसा के माध्यम से ही किया जाता है, इसको ऐसी उदारवादी से नहीं होगा। तब जाकर के भारत में गरम दल ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया। शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र से हुई। क्रांतिकारी आतंकवाद का पहला केंद्र महाराष्ट्र बना, जहां तिलक जैसे राष्ट्रवादी नेता 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव आरंभ करके इसकी भूमिका तैयार की। याद रखिए दोस्तों, ये दोनों पूछा था, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में 1893 और 1895 में किया था। सबसे पहले कहीं पर भी गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए याद रखिए कि गणपति महोत्सव पहले हुआ था और शिवाजी बाद में हुआ था। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों। अब कह रहा है कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आतंकवाद के संबंध पहले व्यक्ति वासुदेव बलवंत फड़के थे, जिन्होंने राजनीतिक डकैतियों को आरंभ किया था। 27 जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर रेड एंड एस्टर्स की हत्या कर दी। यहीं से शुरुआत हो जाती है हत्या की। विनायक दामोदर सावरकर तथा गणेश सावरकर ने 1899 ईस्वी में मित्र मेला की स्थापना की, जो पत्रिका थी, जो इटली के मैगजीनी के यंग इटली के प्रेरणा पर 1904 में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित कर दिया गया मित्र मेला का। ठीक है दोस्तों, ये पत्रिका का नाम था। अब दोस्तों कह रहा है कि 1908 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर इंग्लैंड चले गए। उन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह पर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस की रचना की और उस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था। याद रखना दोस्तों कि कौन कहता है कि 1857 की क्रांति जो थी वो एक स्वतंत्रता संग्राम था, तो वो कहते हैं विनायक दामोदर सावरकर, जो उनकी किताब थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आता है दोस्तों अभिनव भारत के सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने 21 दिसंबर 1909 ईस्वी में न्यायाधीश जैक्सन की हत्या कर दी। इस हत्याकांड से जुड़े लोगों पर नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। इसी षड्यंत्र केस में विनायक दामोदर सावरकर को इंग्लैंड से गिरफ्तार कर उन पर भी मुकदमा चलाया गया और उन्हें भी काला पानी की सजा देकर के अंडमान सेलुलर जेल, यानी अंडमान निकोबार में जो सेलुलर जेल था, जिसे काला पानी की सजा कहते थे, वहीं पर भेज दिया गया। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1903 ईस्वी को प्रमथ नाथ मित्र तथा सतीश चंद्र बसु ने की थी, लेकिन उस समय इसका नाम भारत की अनुशीलन समिति रखा गया था। यह बंगाल की प्रथम क्रांतिकारी समिति थी। बारिंद्र कुमार घोष एवं जतीन्द्र बनर्जी ने 1907 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित करके अनुशीलन समिति रख दिया। इसे पुनः गठित कर कलकत्ता में पुनः स्थापित किया गया।
इसकी पुनर्रचना में भूपेंद्र नाथ दत्त का भी सहयोग था। ठीक है दोस्तों, यहीं तक है। अब कह रहा है कि ढाका में 1909 में अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन बिहारी दास ने की थी। इसके आगे की कहानी दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे भरोसा है कि दोस्तों आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और देखने में दिलचस्पी धीरे धीरे आपकी बढ़ रही होगी, और निश्चित तौर पे आपको मैं पढ़ा भी रहा हूँ बहुत बेहतर तरीके से नेशनल मूवमेंट की, क्योंकि ये जो द्वितीय प्रथम चरण है यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसलिए थोड़ा मैंने आपको आज जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। लेकिन फिर भी दोस्तों ये हमारे क्रांतिकारी का प्रथम चरण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, और यहाँ से हमारी क्रांतिकारी की शुरुआत होती है। द्वितीय चरण हम 1924 से करना शुरू करेंगे। अभी इसमें और भी पीछे बची हुई है। यहीं पे दोस्तों अपने वीडियो को हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आपके एक निवेदन है कि अभी तक जो व्यक्ति चैनल से नए नए जुड़ रहे होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।